तो वही क्लास अपन अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे और हम लोगों ने चैप्टर की बिगिनिंग में बेसिक्स पढ़ लिए थे और कुछ चीज़ें प्री रीड करने को बोला था मैंने। आज हम लोग उन बेसिक्स से आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं करा दूंगा रिवीजन के लिए। एक क्वेश्चन ये किया था हमने लास्ट क्लास में ग्राफ बेस्ड। तो हम लोग थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम और लॉ ऑफ मास सेक्शन पढ़ेंगे आज। और अलग अलग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स कैसे लिखना है मैंने तुम्हें कहा था कि केपी और केसी में जो रिलेशंस होती हैं वो थोड़ी देख के आना। कोशिश करेंगे कि हम वहां तक पहुंच जाएं आज, है ना। ये पढ़ा था अपन लोगों ने, देख लो एक बार लास्ट क्लास में। डिफरेंसेस बिटवीन रिवर्सिबल रिवर्सिबल कर लिया था। इक्विलिब्रियम स्टेट पढ़ा था, उस पर एक क्वेश्चन किया था, यहीं तक किया था। ठीक है, चलो तो अपन यहां से आगे कंटिन्यू करते हैं। दिस मस्ट हैव बीन द लास्ट लाइन दैट यू रोट। देख लो एक बार। नहीं नहीं अक्षत, सेम, एवरीथिंग इज सेम इन आवर क्लास, जस्ट एज लास्ट क्लास। चलो भाई, तो एक काम करते हैं। एक क्वेश्चन और दे देता हूं मैं, जस्ट फॉर रिवीजन ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स वगैरह, थोड़ा सा क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ लेंगे, है ना। हाँ ईशान, बैकग्राउंड चेंज है, सही बात है। चलो तो एक क्वेश्चन जस्ट फॉर अ क्विक रिवीजन ऑफ डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। तो लिखो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस कैन बिहेव एज which of the following reactions can behave as both reversible and irreversible, both reversible and irreversible reaction depending on the conditions taken. Very good Vidhan, very good, congratulations. Depending on the conditions taken. तो आपको कुछ रिएक्शंस दे रखी हैं। पहली रिएक्शन H2SO4 aqueous, I'm not balancing the reactions, giving you K2SO4 aqueous and H2O, B AgNO3 aqueous plus NaBr aqueous, giving you AgBr solid precipitate plus NaNO3 aqueous, C NH4 HS solid, giving you NH3 gas plus H2S gas, और या फिर D, all of these। तो क्या आएगा आंसर? इनमें से कौन सी रिएक्शन कंडीशंस के हिसाब से कभी रिवर्सिबल और कभी इरिवर्सिबल हो सकती है? पढ़ाया था मैंने, देखो जरा टेबल को। आखिरी एग्जाम्पल लिखा था हम लोगों ने, कुछ याद आ रहा होगा कि गैशियस कंपोनेंट्स अगर होते हैं तो ओपन कंटेनर, क्लोज्ड कंटेनर के बारे में कुछ कहा था हमने।
बिल्कुल। तो कौन सा उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा अपने पास? विच ऑफ दीज ऑप्शंस? ऑप्शन नंबर या ऑप्शन सी? बिल्कुल, सी विल बी योर आंसर। गैशियस प्रोडक्ट्स हैं, अगर ओपन कंटेनर में कराएंगे तो रिएक्शन विल बिहेव एज एन इरिवर्सिबल रिएक्शन, क्लोज कंटेनर में कराएंगे तो दिस कैन बिहेव एज एन इरिवर्सिबल रिएक्शन। ना तो ये न्यूट्रलाइजेशन है, ना ये प्रेसिपिटेशन है, इट्स जस्ट अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चीजें सिर्फ टूट रही हैं तो वापस जुड़ सकती हैं। दिस कैन बिहेव एज एन रिवर्सिबल रिएक्शन। लिख लिया सब लोगों ने? ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं इक्विलिब्रियम से रिलेटेड जिनको हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम लिखते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम वो लिखते हैं। फिर हम लॉ ऑफ मास एक्शन पे आ जाएंगे जिसका यूज करके हम आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो अगली हेडिंग लिखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, बिल्कुल। पर ए और बी जो थे पिछले क्वेश्चन में वो इरिवर्सिबल के एग्जांपल थे, एक न्यूट्रलाइजेशन का था और एक प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन का था। तो उसमें लिखो नंबर वन, इट कैन बी अचीव फ्रॉम आइदर डायरेक्शन। केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बात हो रही है। नंबर वन, इट कैन बी अचीव्ड फ्रॉम आइदर डायरेक्शन। मतलब आप रिएक्टेंट्स से स्टार्ट करो या प्रोडक्ट्स लेके स्टार्ट करो, आपको इक्विलिब्रियम दोनों तरफ से मिल सकता है। इसमें कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है तो मैं बता देता हूँ उसका मतलब क्या है। बच्चे कहते हैं कि सर अगर हमने प्रोडक्ट्स ले लिए हैं तो फिर वो रिएक्टेंट हो गए हैं। इस चीज का मतलब क्या है मैं बताता हूँ। एग्जाम्पल, इफ यू हैव H2 gaseous plus I2 gaseous in equilibrium with 2HI gaseous, तो ये दोनों हमारे हो गए हैं रिएक्टेंट्स और ये हो गया है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो हमने रिएक्शन लिखी है उसके हिसाब से होगा। एक बार लिख लो फिर मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है जो हमने स्टेटमेंट लिखा है इसका। वंस यू आर डन राइटिंग मुझे बता देना बच्चों कि लिख लिया है सर या डन सर, तो फिर मैं समझाता हूँ तुमको। सबने लिखा? ठीक है, चलो देखो इधर। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि आपके पास मान लो ये एक इक्विलिब्रियम है जो आप एक क्लोज्ड कंटेनर में सेटअप करना चाहते हो। मतलब आप चाहते हो कि एक क्लोज्ड कंटेनर के अंदर ये इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए। तो इसको अचीव करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि आप सिर्फ H2 और I2 ले लो। तो ये हम कहेंगे स्टार्टिंग विथ रिएक्टेंट्स, है ना। हमने सिर्फ H2 और I2 लिया तो विल से स्टार्टिंग विथ रिएक्टेंट्स। या फिर हम सिर्फ HI भी ले सकते हैं, इसको हम कहेंगे स्टार्टिंग विथ प्रोडक्ट्स। तो लोग कहते हैं कि सर HI ले लिया तो फिर HI रिएक्टेंट हो गया कि 2HI गिविंग यू H2 प्लस I2, है ना। तो हाँ वैभव, एनसीईआरटी में है, पढ़ा था, प्री रीड किया था। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल। तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसलिए मैं इस एग्जांपल को ले रहा हूं कि अब आप इसको उल्टा लिख दोगे तो ये एक अलग रिएक्शन कहलाएगी। दिस इज अ डिफरेंट इक्विलिब्रियम, दीज टू इक्विलिब्रियम्स आर नॉट सेम। ठीक है, दीज आर टू डिफरेंट इक्विलिब्रियम्स। तो इसके लिए एच आई रिएक्टेंट हो गया है। तो हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो हमको रिएक्शन दी है उसके हिसाब से कहते हैं। तो स्टार्टिंग विद रिएक्टेंट्स इसके लिए तब होगा जब H2 I2 होगा,
और स्टार्टिंग विद प्रोडक्ट तब होगा जब इसके लिए HI होगा, है ना। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिखी हुई रिएक्शन के हिसाब से जो ऑन पेपर हमको लिख के दी गई है उसके हिसाब से हम कहेंगे कि रिएक्टेंट से स्टार्ट कर रहे हैं या प्रोडक्ट से। हम अपने मन से रिएक्शन को रिवर्स करके नहीं लिखेंगे। ये बात समझ में आई? ठीक है, ये बात समझ में आई। तो आइदर डायरेक्शन का मतलब ये है कि यू आइदर टेक रिएक्टेंट्स और यू टेक प्रोडक्ट्स, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट जो इक्विलिब्रियम लिखा है वो अचीव किया जा सकता है। कैसे होगा, कब होगा, ये सब हम अभी पढ़ेंगे इस चैप्टर में आगे, है ना। दिस इज व्हाट वी विल स्टडी। सेकंड पॉइंट, इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। तो ये तो हमने चैप्टर के शुरुआत में ही पढ़ा था, डायनेमिक का मतलब क्या होता है। इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। याद है ना, शुगर वाला एग्जांपल लिया था हमने, वाटर वेपर वाला एग्जांपल लिया था, बिल्कुल। फिर थर्ड पॉइंट, catalyst can only make achieving the equilibrium quicker. Catalyst can only make achieving the equilibrium quicker, comma, it cannot alter it cannot alter the relative position of the equilibrium, that is concentration of reactants and products at equilibrium। तो कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन को जल्दी करवा सकता है, टाइम जल्दी हो जाएगा, मगर वो रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन नहीं बदलेगा कि इक्विलिब्रियम पे जितनी कॉन्सेंट्रेशन आनी है उतनी ही रहेगी उस कॉन्सेंट्रेशन में, या अभी हम आगे चल के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू देखेंगे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो पॉइंट्स हम लिख रहे हैं यहाँ पर, ये सारे पॉइंट्स को डिटेल में हम आगे एक एक करके स्टडी करते चलेंगे। फिर फोर्थ पॉइंट, यहां तक लिखा, थर्ड पॉइंट तक लिखा सब लोगों ने? ठीक है, उसमें लिखो, equilibrium state can be affected by altering equilibrium state can be affected by altering factors like pressure, volume and temperature of the system। तो अगर हम इक्विलिब्रियम पर कॉन्सेंट्रेशंस बदलना चाहते हैं या टोटल प्रेशर बदलना चाहते हैं या कुछ चीजें बदलना चाहते हैं, तो हम कुछ चीजें बदल सकते हैं बाय चेंजिंग प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन या टेम्परेचर। इन चीजों से हम फर्क ला पाएंगे, कैसे लाएंगे ये भी हमको इसमें सीखना है चैप्टर में आगे। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन्हीं को हमको धीरे धीरे स्टडी करना है। आसिम बेटा, कैटलिस्ट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ाएगा ये पढ़ेंगे। कैटलिस्ट इज स्टडीड इन डिटेल इन केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर। तो ये सब पॉइंट्स लिखे हैं, हर पॉइंट को समझने के लिए अपने को आगे चीजें पढ़नी पड़ेंगी। कैटलिस्ट का रोल या इफेक्ट जो है अपन केमिकल काइनेटिक्स जहाँ रेट ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे वहां आएगा। एक पूरा चैप्टर है रेट्स को स्टडी करने के लिए। लिख लिया सबने?
तो अब हम लॉ ऑफ मास एक्शन पे आ जाते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं वो देख लेते हैं, ये सब बातें कर लेते हैं। इसका यूज करके फिर हम आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो अभी तक हमने ज्यादा कुछ न्यूमेरिकल नहीं करे हैं। तो लिखो लॉ ऑफ मास एक्शन। इन ब्रैकेट बाय गुल्डबर्ग एंड वागे बोल लो, वेग बोल लो, जैसा भी तुम चाहो। WAAGE बाय गुल्डबर्ग एंड वागे। नाम नहीं भी याद रहोगे तो चल जाएगा। मास एक्शन का लॉ क्या है वो समझ लेते हैं। अल्टीमेटली उससे अपने को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखना सीखना है, दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। क्या हो गया मोहित बेटा, पढ़ ले अभी। आयुष बेटा गोल्डबर्ग नहीं है, ये गोल्डबर्ग है, GULD, GOLD नहीं है, है ना। ठीक है, तो लिखें अपन, क्या कहा था इनने भाई गोल्डबर्ग और वागे ने। हाँ रूपांशु, कर लेंगे अपन बात एंड में, है ना। अच्छा मोहित, तो वो वही बातें अपन सब एंड में कर लेंगे, अभी तुम पहले लिख लो, है ना। केमिकल बॉन्डिंग की बातें अपन अभी नहीं करेंगे। तो लिखो बेटा, लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स, द रेट at which a substance reacts is directly proportional to active mass of the substance. एक्टिव मास ऑफ द सब्सटेंस। और हमारे स्टडी के लिए हम उस एक्टिव मास को मोल पर लीटर की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है उससे रिप्लेस कर देंगे। we'll replace this active mass by moles per liter, and for our study syllabus active mass is equal to molar concentration, in bracket that is moles per liter। तो हम ये रिलेशन यूज करेंगे। तो एक्टिव मास का मतलब वैसे तो यही होता है कि भाई जो एक्टिवली रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, जो रिएक्ट कर रहा है। अब वो थ्योरेटिकली डायरेक्टली निकालना पॉसिबल नहीं होता। आप एक्सपेरिमेंट करो, उसमें कुछ डेटा हो आपके पास, उस डेटा से आप एक्टिव मास निकाल सकते हो। बट अब हम एक्सपेरिमेंटली तो भी डिस्कस नहीं कर सकते चीज़ें। तो हम क्या करते हैं कि हमारे जो सिलेबस में स्टडीज हैं वो उन केसेस के लिए हम लोग डिस्कस करते हैं चीज़ें जहां पर हम एक्टिव मास को मोलारिटी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो विल बी यूजिंग मोलारिटी इन केस ऑफ जहां भी एक्टिव मास का यूज है वहां हमको मोलारिटी यूज करना है। अगर एक्टिव मास अलग से नहीं दिया हुआ है तो
अगर आपको क्वेश्चन में लिख के दे दिया जाए कि भाई एक्टिव मास ये है, उसने एक्सपेरिमेंट किया, डेटा निकाला, और उस क्वेश्चन वाले ने आपको बोल दिया कि भाई ये एक्टिव मास है, तो फिर अपन क्या करेंगे, किसको यूज करेंगे, मोलारिटी यूज करेंगे या एक्टिव मास, किसको करेंगे? एक्टिव मास को करेंगे। अब वो दे ही रहा है अपने को, तो फिर अपन क्या कर सकते हैं? तो उस केस में अपन एक्टिव मास लिख लेंगे अगर दे दिया है तो। अगर नहीं दिया है तो हम लोग मोलारिटी का यूज करेंगे। लिखो बेटा, उसके नीचे लिखो, इट इज रिप्रेजेंटेड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स नेक्स्ट लाइन से, इट इज represented in square brackets एग्जाम्पल, जैसे स्क्वायर ब्रैकेट HCl है, तो वैसे तो इसको एक्टिव मास HCl रीड करना चाहिए, बट हम क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ही लिखने वाले हैं मोलारिटी में, मोल्स पर लीटर में, तो हम इसको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl भी रीड कर सकते हैं। तो आइदर यू रीड इट एज एक्टिव मास ऑफ HCl और यू रीड इट एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। तो अगर आपको N2 का एक्टिव मास या कॉन्सेंट्रेशन लिखनी है तो आप उसको लिखोगे स्क्वायर ब्रैकेट्स ऑफ N2, या H2 लिखना है तो स्क्वायर ब्रैकेट्स ऑफ H2। दिस इज योर रिप्रेजेंटेशन दैट यू विल यूज। तो अब अपन लॉ ऑफ मास एक्शन का यूज करके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने की कोशिश करते हैं। कंसीडर अ जनरल रिएक्शन, कोई एक जनरल रिएक्शन को कंसिडर करते हैं अपन। तो हमने स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स N1 N2 ले लिए, N1A प्लस N2B इन इक्विलिब्रियम विथ N3C प्लस N4D, है ना। ये दो रिएक्टेंट्स हो गए अपने, दो प्रोडक्ट्स हो गए। अब लॉ ऑफ मास एक्शन ये कह रही है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो एक्टिव मास के प्रोपोर्शनल है, और एक्टिव मास के प्रोपोर्शनल जब लिखते हैं तो उसमें पावर में स्टोइचियोमेट्रिक टर्म्स आते हैं। तो उसके नीचे यूजिंग लॉ ऑफ मास एक्शन, यूजिंग लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट फॉरवर्ड, जिसको हम R सब्सक्रिप्ट F से रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज प्रोपोर्शनल टू, दिस इज प्रोपोर्शनल टू। तो बेटा फॉरवर्ड रिएक्शन की जब हम बात कर रहे हैं आगे जाने के लिए, इस तरफ जाने के लिए, तो कौन कौन रिएक्ट करेगा आगे जाने के लिए? ए और बी, बिल्कुल। तो रेट फॉरवर्ड जब हम लिखेंगे तो दिस इज प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, और पावर में स्टोइचियोमेट्रिक टर्म आएगा, ठीक है, पावर N1 और एक्टिव मास ऑफ बी टू द पावर N2। दिस इज हाउ यू राइट रेट्स, इस तरीके से आप रेट लिखोगे बाय यूजिंग लॉ ऑफ मास एक्शन। तो इसको एक और केस पे अपन अप्लाई करके देखते हैं कि क्या हमको लॉजिक समझ में आ रहा है रेट लिखने का। अगर मान लो रेट बैकवर्ड लिखनी पड़े, एंड रेट बैकवर्ड इन ब्रैकेट R सब्सक्रिप्ट B इज प्रोपोर्शनल टू। अब पीछे वाली रिएक्शन मतलब उल्टा आने के लिए कौन रिएक्ट करेगा बेटा आपस में? हाँ स्पर्श, कौन रिएक्ट करेगा? C और D। तो इनकी पावर्स क्या क्या हो जाएंगी? C की पावर क्या आएगी बताओ? एक्टिव मास या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C की पावर N3 इंटू एक्टिव मास या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D की पावर N4, यही आएगा। बेटा ये जो स्टेटमेंट लिखा है ना अपन ने, यही लॉ ऑफ मास एक्शन से लिखा जाता है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन ही आपको ये कहती है कि अगर आपको किसी चीज का रेट लिखना है,
है ना। तो वो रेट कैसे लिखोगे, रिएक्टेंट्स के प्रोपोर्शनल और उनकी जो पावर आएगी वो उनका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर आएगी। अब ये लॉ ऑफ मास एक्शन के थ्रू लिखते हैं, बाकी ये पावर्स आगे चल के हम देखेंगे जब हम रेट्स को अलग से पढ़ेंगे कि रेट्स में ये पावर्स कैसे हम निकाल सकते हैं खुद से, या कुछ डेटा दिया हो तो उससे। बट क्योंकि हम अभी इस चैप्टर में रेट्स की बात ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि रेट्स इज अ डिफरेंट चैप्टर इन ऑल, केमिकल काइनेटिक्स एक पूरा चैप्टर है दैट इज डेडिकेटेड टू फाइंडिंग रेट्स ऑफ रिएक्शंस। तो अपन यहाँ इसको प्रूव नहीं करेंगे। अपने को लॉ ऑफ मास एक्शन ने बोला कि आपको क्या करना है, रेट इज प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ द सब्सटेंस, और उसमें स्टेटमेंट वाइज ऐसे लिखते हैं, उसमें पावर वाला टर्म अपने नहीं लिखा है, बट उसमें पावर कैसे लिखनी है, आपको जो भी रिएक्शन दी है उस रिएक्शन में रेट इज प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ द सब्सटेंस, और उनकी पावर जो होंगी वो उनके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हो जाएंगे। तो अभी हम इसको डिराइव नहीं कर रहे हैं, कहाँ से आया इस पे बात नहीं कर रहे हैं। इस लॉ से हम एक रिजल्ट निकालेंगे, उसको हमको यूज करना है ना। इससे आगे का डेरिवेशन हम करेंगे। ठीक है, यहां तक लिखा? ठीक है। अब देखो इसके आगे अपने को क्या लिखना है, प्रोपोर्शनलिटी हटानी है पहले तो भाई प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या आएगा, रेट फॉरवर्ड को अगर इक्वल करना है तो प्रोपोर्शनल हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा। तो उस कांस्टेंट को हम लिखते हैं के एफ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर n1 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर n2। और इसी तरीके से रेट बैकवर्ड जो आएगी वो आएगी एक कांस्टेंट, उसको कहेंगे के बी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी की पावर n3 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी की पावर n4। अच्छा, इक्विलिब्रियम कंडीशन पर रेट्स का क्या होता था, इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो रेट्स होती थी उनका क्या होता था, रेट फॉरवर्ड रेट बैकवर्ड इक्वल होती थी। तो अब यहां हम लिखेंगे कि एट इक्विलिब्रियम rate forward is equals to rate backward, therefore kf into concentration of a की power n1 into b की power n2 is equals to kb into concentration of c की power n3 into d की power n4 लिख सकते हैं अपन। और इसको अब हम रीअरेंज कर देते हैं, तो यू हैव के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी की पावर n3, डी की पावर n4, ए की पावर n1 और बी की पावर n2। अब ये बताओ मेरे को कि के एफ और के बी कांस्टेंट थे कि नहीं थे, कांस्टेंट थे। कांस्टेंट्स का रेशियो लोगे तो वो क्या हो जाएगा, वन नहीं होगा बेटा, वन तो अगर वो कांस्टेंट सेम होते हैं तो होता है, कांस्टेंट ही रहेगा ना रेशियो। तो दिस इज कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहां से हमको एक जनरल एक्सप्रेशन मिल गया। जनरल एक्सप्रेशन मतलब कि अगर कोई भी रिएक्शन दे दी जाए तो उसका हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं, है ना। देखो के इक्विलिब्रियम अगर बोला तो के इक्विलिब्रियम हम लिखेंगे के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड, या फिर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन और उसकी पावर उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन और उसकी पावर उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो होता क्या है कि आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है या इक्विलिब्रियम कंडीशन है
उस कंडीशन पर सब बताऊंगा उत्कर्ष बेटा, चिंता मत करो। ये पूरे चैप्टर में भी यही पढ़ना है कि अगर हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता है तो हम क्या क्या बता सकते हैं। अभी यहां पर इस स्टेटमेंट से हमको पहली बात सुन लो, उसके बाद लिख लेना, मैं टाइम दे दूंगा लिखने को, सुन लो इस बात को। कंडीशन एक तो क्या है कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये सब होनी चाहिए इक्विलिब्रियम पर, है ना। दीज कॉन्सेंट्रेशन आर एट इक्विलिब्रियम। ये स्टार्ट हमने एट इक्विलिब्रियम लिख के ही किया था, तो ये कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम होनी चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशंस और उसकी पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन उसकी पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का जो रेशियो है, ये किसी भी इक्विलिब्रियम के लिए लिखो, वो उस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम के लिए कांस्टेंट ही रहेगा। ये बात समझ आती है? जैसे आपने मान लो ये ऊपर की वैल्यू को डबल कर दिया इक्विलिब्रियम पर, तो नीचे की वैल्यू को भी कितना होना पड़ेगा, 2 टाइम्स होना पड़ेगा, है ना। ये रेशियो 1 आएगा ये जरूरी नहीं है। ये बात समझ आती है? ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट ये वैल्यू फिक्स्ड है। तो अगर ऊपर वाली वैल्यू को आपने इंटू 2 करा है तो नीचे वाली वैल्यू भी फाइनली इंटू 2 हो जाएगी। इसको अपन आगे चल के इसको यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूं, आपको ये लिख लो, उसके बाद मैं पहले तो आपसे ये पूछूंगा कि ये एक्सप्रेशन लिखना आ गया कि नहीं आ गया। कैसे पूछूंगा? क्वेश्चन के थ्रू। तो अक्षत बेटा, ये जो के एफ अपॉन के बी ये फिक्स्ड है, ये हमारा स्टैंडर्ड है कि हम फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड के ही लेते हैं। इसमें के एफ के बी क्या है मैं वो भी लिखवा देता हूँ, साइड में लिख लेना। के इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के एफ जो होता है इसको कहते हैं रेट कांस्टेंट, ठीक है। रेट के एक्सप्रेशन में लिखा था हमने, तो इसको कहते हैं रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, और केबी को कहते हैं हम रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। ये इन टर्म्स के पॉइंट है। मैं समझाता हूँ स्नेहा बेटा, समझाता हूँ, एक बार लिखो तो सही आप लोग, मैं समझाता हूँ अभी। ये जो कुछ बातें मैं आपको कह रहा हूँ ना इसके बारे में, यही करनी है अपने को। बिल्कुल पर बिल्कुल, एक बार लिख लो आप यहां तक, मैं एक दो सवाल कराता हूं तो आपको चीजें थोड़ी और समझ आएंगी कि यूज कैसे करना है इनको। लिख लो, और मैं टाइम देता हूं तो तुम मेरे समझाते वक्त मत लिखा करो, जब मैं बोलता हूं कि समझ लो तब समझ लो, फिर लिखने का वक्त अलग से मिलेगा। हाँ विजिक्षु बेटा, ये इक्विलिब्रियम पर वैलिड है, इक्विलिब्रियम की जो भी कंडीशन होंगी उन पर वैलिड है। अब टेम्परेचर वॉल्यूम बदलने से क्या होगा ये हमको सीखना है इस चैप्टर में ना, उसको हम आगे चल के सीखेंगे कि टेम्परेचर बदल दो तो इक्विलिब्रियम को क्या फर्क पड़ता है। हाँ प्रियांशु, वॉल्यूम बदल तो इक्विलिब्रियम को क्या फर्क पड़ता है, ये हम इस चैप्टर में आगे सीखेंगे, है ना, ये हमारे चैप्टर में आगे आएगा। यहां तक लिखो, और जब लिखा हो जाए तो मुझे बता देना, फिर मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। लिख लिया सबने? ठीक है, तो पहले तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना सीखते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना आया या नहीं आया हमको। तो लिखो क्वेश्चन, write down the expressions for equilibrium constant, any k equilibrium for the following reactions. Number 1, H2 gaseous plus I2 gaseous in equilibrium with
2i gaseous. Second, CaCO3 solid in equilibrium with CaO solid plus CO2 gas. Third, तो प्रियांशु बेटा इसके एप्लीकेशंस के लिए तो पूरा चैप्टर पढ़ना है, क्यों चिंता कर रहा है भाई? ये जो लिखा है आगे पूरे चैप्टर में ये चलता रहेगा, चिंता मत करो। हर क्वेश्चन में आपको ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन, अभी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन भी अलग अलग टाइप के लिखेंगे, तो सब पढ़ेंगे ना, चिंता क्यों करते हो? अच्छा, थर्ड में आपको यू हैव PCl5 gaseous in equilibrium with PCl3 gaseous plus Cl2 gaseous. और फोर्थ में you have two HI gaseous in equilibrium with H2 gaseous plus I2 gaseous. इन सब के आपको के इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशंस लिखने हैं। सही है स्नेहा, वेरी गुड। काफी मेहनत करके रिप्लाई भी करते हैं बच्चे, गुड गुड। भाई पहला पूछ लेता हूँ मैं, बाकी एक एक करके पूछ लूंगा क्योंकि लिखने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। तो अगर के इक्विलिब्रियम लिखना है बेटा पहले रिएक्शन का, तो क्या लिखोगे आप? वैल्यू नहीं आएगी ना, वैल्यू तो मैंने अभी आपको दी नहीं है विधान, एक्सप्रेशन आएगा एक। तो क्या आएगा एक्सप्रेशन? एच आई का एक्टिव मास है ना, एच आई का एक्टिव मास की पावर कितनी? 2 अपॉन। अच्छा अभी मैं हर एक केस को एक्टिव मास ही कहूंगा, क्योंकि मैंने आपको कहा था केसी और केपी पढ़ के आना, तो वो मैं एक्टिव मास इसलिए कहूंगा क्योंकि अभी हम डिफाइन करेंगे कि जब हम एक्टिव मास की जगह कॉन्सेंट्रेशन यूज करते हैं तो क्या होता है, और उसमें कुछ चेंजेस आ जाएंगे, तो मैं लिखवाऊंगा अभी आपको, ठीक है? एच आई की पावर 2 आता है, ये समझ में आया? नीचे डिनोमिनेटर में किस किस की पावर आएंगी पहले तो ये बता दो, और फिर पावर पूछ लूंगा। H2 की और I2 की, बिल्कुल H2 और I2। अच्छा पावर कितनी आएंगी H2 और I2 की इंडिविजुअली दोनों की? 1 1 है ना, सबको 1 1 समझ में आता है कि पावर्स ऑफ H2 एंड I2 विल बी 1 and 1। इस तरीके से आपको एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है? चलो सेकंड का एक्सप्रेशन लिखते हैं। अब तो काफी समझ में आ रहा होगा कि इक्विलिब्रियम सेकंड का एक्सप्रेशन ऊपर क्या आएगा? नहीं नहीं वैभव, कॉन्सेंट्रेशन को एक्टिव मास नहीं कहते थे बेटा, एक्टिव मास अलग चीज है, बट हमको आगे चल के इस चैप्टर में एक्टिव मास यूज नहीं करना है ना, हम कॉन्सेंट्रेशन यूज करेंगे। न्यूमरेटर में क्या क्या आएगा पहले ये बताओ? CaO और दूसरा क्या आएगा? CO2। दोनों की पावर कितनी आएंगी? 1। सही है, इंडिविजुअली दोनों की पावर 1 आएंगी। डिनोमिनेटर में क्या लिखना है? एक्टिव मास ऑफ किसका? स्क्वायर ब्रैकेट्स ऑफ CaCO3, स्क्वायर ब्रैकेट्स ऑफ CaCO3, ठीक है। थर्ड, नहीं नहीं आयुष, ऐसा जरूरी नहीं है कि गैसेस के बीच में ही होगा इक्विलिब्रियम, इट्स नॉट नेसेसरी, है ना? वो जो तुम बात कर रहे हो वो मैं अभी जब केसी केपी लिखवाऊंगा तो मैं आपको सिखाऊंगा। विधान देखो, हमको जो रिएक्शन दी जाएगी मोस्टली बैलेंस दी जाएगी, और जो रिएक्शन दी है उसके लिए इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन लिखेंगे। अगर रिएक्शन में कोई भी चेंज हुआ तो इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन बदल जाएगा, तो बैलेंसिंग अपने मन से नहीं चेंज करेंगे, ठीक है? कभी भी हम बैलेंसिंग अपने मन से नहीं चेंज करेंगे कि इक्विलिब्रियम के लिए। थर्ड, हाँ भाई लिख दूं मैं? वैसे तो काफी सही आंसर आ रहे हैं, सब लोगों के समझ में आ रहा है। तो न्यूमरेटर में सब लोगों ने PCl3 जिनने लिखा है सही से लिखा है,
को Cl2 से मल्टीप्लाई किया है और डिनोमिनेटर में है PCl5 और सबकी पावर 1। ठीक है, उत्कर्ष फॉरवर्ड बैकवर्ड कांस्टेंट लिख सकते हो, बट मैंने आपसे पूछा था के इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन चाहिए, है ना? तो के एफ अपॉन के बी तो सबका आएगा, वो तो सब में के एफ अपॉन के बी रहेगा। बट ये जो कॉन्सेंट एक्टिव मास वाला एक्सप्रेशन है, ये कैसे लिखना, ये पूछना चाह रहा था। वो तो सबका के एफ अपॉन के बी रहेगा। याद करने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ लिखना आना चाहिए, है ना? रटने की जरूरत नहीं है, लिखना सीखो। अच्छा, रिएक्शन उल्टी कर दी तो क्या एक्सप्रेशन चेंज हो गया? रिएक्शन अगर उल्टी कर दी हमने तो क्या एक्सप्रेशन चेंज हो गया? बिल्कुल चेंज हो गया। तो रिएक्शन उल्टा कर देने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी, के इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाएगा, बिल्कुल, है ना? और ये आगे चल के प्रॉपर्टी लिखवाऊंगा बेटा। रिएक्शन उल्टी करने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्स हुआ या नहीं हुआ? हो गया। तो ये प्रॉपर्टी अपन पढ़ेंगे आगे चल के कि अगर आप रिएक्शन को उल्टा कर देते हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गेट्स इनवर्स्ड या रेसिप्रोकल हो जाता है ना? बिल्कुल। तो ए बी और सी डी इंटरचेंज हो जाते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। तो ये आगे चल के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की प्रॉपर्टी में हम लिखेंगे, क्योंकि इसको हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज करेंगे कभी कभी आगे चल के। तो यहाँ के इक्विलिब्रियम आएगा तुम्हारा, इस केस में न्यूमरेटर में H2 और I2 आएगा, और डिनोमिनेटर में आएगा HI का स्क्वायर। अक्षत बेटा, तुमको अमाउंट्स वगैरह कैलकुलेट करना सिखाऊंगा मैं, ये सब सीखेंगे ना अपन, चिंता क्यों कर रहे हो? अभी पहले एक्सप्रेशन लिखना सीखा है, फिर आपको क्वेश्चन जब दिए जाएंगे आगे सिखाया जाएगा, पहले तो उसके पहले प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेंगी के इक्विलिब्रियम की, है ना? तो इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशंस कैसे मिलेंगी वो भी सीखेंगे अपन, राइट? या तो डेटा दिया होगा या कुछ और इंफॉर्मेशन दी होगी जिससे अपन निकालेंगे। सही कह रहा है पर कि सर यही है, सब सिखाएंगे, सिखाऊंगा ना मैं, क्यों चिंता कर रहे हो? अब पूरे चैप्टर में यही करना है भाई। एवरीथिंग दैट यू हैव टू डू इन दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन दिस। तो इसके बारे में जो भी तुम्हारे सवाल है ना, वो सब आगे आएंगे, चिंता मत करो, एक एक करके, वन थिंग एट अ टाइम। अभी सिर्फ एक्सप्रेशन लिखना सीखा है। अच्छा, अभी एक दो सवाल मैं और कराता हूँ तुमको। के एफ अपॉन के वी के बारे में भी कुछ सवाल कर लें, वो भी नहीं लिखा भी किया अपन ने ना, तो एक सवाल करते हैं, चलो। ये लिख लिए सबने? ये नहीं पता प्रियांशु बेटा, ऐसा तो आई हैव नो इन्फॉर्मेशन। लिखो, फॉर अ रिएक्शन A plus 2B in equilibrium with 2C, नेक्स्ट लिखो, फॉर अ रिएक्शन A plus 2B in equilibrium with 2C, the rate constant for forward and backward reaction। हाँ वासु बेटा, the rate constant for forward and backward reaction are 1 into 10 to the power minus 4 and 2.5 into 10 to the power minus 2 respectively। Full stop. The value of equilibrium constant, the value of equilibrium constant for the reaction would be, और आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। ए
1 into 10 to the power minus 4. B, 2.5 into 10 to the power minus 2. C, 4 into 10 to the power minus 3. या फिर D, 4 into 10 to the power minus 2. बताओ भाई, और जो अभी तक पढ़ा है उस पर बेस्ड है ये, है ना? समझ में आ गया? सिंपल है बस। तुमको दो चीजें दे रखी हैं, यू आर गिवन द वैल्यू ऑफ K1, KF एंड KB। KF की वैल्यू दे रखी है, KB की वैल्यू दे रखी है। KF की वैल्यू क्या है भाई? आंसर सही बता रहे हो, बिल्कुल सही बता रहे हो, बट मेरे पार्ट क्वेश्चन का आंसर और दे दो। KF की वैल्यू क्या है? 10 to the power minus 4 है ना, 1 into 10 to the power minus 4। और KB की वैल्यू क्या है? जो दूसरी वाली है, 2.5 into 10 to the power minus 2। therefore K इक्विलिब्रियम is KF upon KB। इसको बस वैल्यू रखनी थी तुम्हें, 10 to the power minus 4 upon 2.5 into 10 to the power minus 2, तो ये आ जाएगा 4 into 10 to the power minus 3। ऐसे और आंसर है ना, बस इतना ही करना था। सही है ना, सिंपल है बिल्कुल। एक छोटा सा सिंपल सा इजी सा सवाल और, फिर अपन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलग अलग तरीके से कैसे लिखते हैं। अब हमने कहा एक्टिव मास, फिर हमने कहा कि यार एक्टिव मास को कॉन्सेंट्रेशन से हटा देना। एक्टिव मास तो हमको एक्सपेरिमेंटली मिलता है, थ्योरेटिकली तो हम कॉन्सेंट्रेशन पे काम करेंगे। तो जब हम कॉन्सेंट्रेशन पे काम करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या कहते हैं हम, या कैसे लिखते हैं हम, वो भी समझते हैं एक क्वेश्चन के बाद। लिखो एक क्वेश्चन और। A reaction is forward rate constant of a reaction has forward rate constant of 2.3 into 10 to the power 6 per second, and an equilibrium constant of 4 into 10 to the power 8, 4 into 10 to the power 8, full stop. What is the rate constant? What is the rate constant for backward reaction? Your options are A, 1.1 into 10 to the power minus 15, second inverse; B, 5.8 into 10 to the power minus 3, second inverse; C, 1.7 into 10 to the power 2, second inverse; या फिर D, 9.2 into 10 to the power 14, second inverse। बहुत ही सिंपल है। अरे वाह, आंसर भी आ गए सब लोगों के, सही है। चलो, तो सही आंसर्स आ रहे हैं, मैं जल्दी से इसको लिख देता हूँ कि के इक्विलिब्रियम इज KF by KB, therefore KB is equals to KF by K। इक्विलिब्रियम वैल्यू दे रखी थी, KF की वैल्यू 2.3 into 10 to the power 6 है या ना, है ना? तो दिस इज 2.3 into 10 to the power 6 per second upon के इक्विलिब्रियम की वैल्यू 4 into 10 to the power 8, तो 4 into 10 to the power 8, तो ये वैल्यू तुम्हारी निकल के आ जाती है 5.8 into 10 to the power minus 3 पर सेकेंड। यही आती है, सबका आंसर यही आया था।
बिल्कुल, तो दिस इज योर ऑप्शन बी। तो ये बातें तो हुई भाई बेसिक्स के बारे में के एफ के बी और के इक्विलिब्रियम में क्या रिलेशन होता है, और के इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन कॉन्सेंट्रेशन या एक्टिव मासेस के टर्म्स में कैसे लिखते हैं। इतना हमने सीखा, इतना आया हमको, है ना, यहाँ तक। अब हम एक स्टेप आगे जाते हैं कि भैया जो हम बात कर रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन यूज करनी है हमको एक्टिव मास की जगह, तो हम क्या करेंगे या कैसे लिखेंगे। तो हम अलग अलग चीजें जब यूज करते हैं तो हम अलग अलग टाइप से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को नाम देते हैं। जैसे कॉन्सेंट्रेशन यूज करेंगे तो हम उसको कहेंगे के सबस्क्रिप्ट सी। प्रेशर यूज करेंगे, अगर आपने थोड़ा बहुत एनसीईआरटी पढ़ा होगा, जैसे मैंने कहा था केपी केसी में रिलेशन, तो आपको दिखा होगा कि वहां केसी का एक्सप्रेशन लिखना सिखाया था उनने, फिर केपी का एक्सप्रेशन लिखना सिखाया था। देखा था कि एक्टिव मास की जगह कॉन्सेंट्रेशन यूज करते हो तो केसी कहते हैं, एक्टिव मास की जगह प्रेशर यूज करते हो तो केपी कहते हैं। जिसने थोड़ा प्री रीड किया था ऐसा कुछ याद आ रहा है, कहीं कुछ एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं होंगे बट ऐसी कुछ सेंटेंसेस या बातें लिखी होंगी वहां, है ना। बिल्कुल। तो हम भी वो बातें कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि उन बातों का मतलब क्या है। तो अगली सब हेडिंग अपने को लिखनी है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हमने नोट कर लिया था ना यहां तक। वेरी गुड, ऑसम रिस्पॉन्सेज बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड। लिखो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। अलग अलग टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स हैं, वो हमको देखने कौन कौन से अलग अलग टाइप्स हैं। जिसमें जो नंबर वन है दैट इज के सबस्क्रिप्ट सी in bracket equilibrium constant in terms of concentration। यहां तक लिखा। तब उसमें लिखो when concentration of reactants and products, when concentration of reactants and products are used in expression for K equilibrium, full stop in bracket, instead of active masses, instead of एक्टिव मास। तो जब हम के इक्विलिब्रियम में क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन यूज करते हैं एक्टिव मास की जगह, तो हम उसको के इक्विलिब्रियम लिखने की जगह के सी लिखते हैं। वी राइट इट एज के सी। लिखा यहां तक। और यहां एक नोट लिख देना कि जब हम कॉन्सेंट्रेशन से रिप्लेस करेंगे एक्टिव मास को, तो प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के एक्टिव मास की जगह पे हम 1 लिखते हैं। तो मैं इसको नोट में लिखवा देता हूं कि when we replace active masses by concentration, when we replace active mass by concentration to write the expression for Kc, comma, the
concentration of pure solids and liquids is replaced by unity. इसको कैसे यूज करना है ये भी सीखते हैं. एग्जाम्पल ए, PCl5 in equilibrium with PCl3 plus Cl2, ये सब गैसेज हैं. इनका अगर Kc का एक्सप्रेशन लिखना है, प्योर मीन्स एलिमेंटल नहीं बेटा, प्योर मीन्स मतलब सिर्फ एक ही टाइप का सॉलिड है ना. प्योर सॉलिड मतलब प्योर इम्प्योर पढ़ेंगे ना, मिक्सचर्स और प्योर सब्सटेंसेस. तो प्योर सब्सटेंसेस की बात हो रही है. जैसे H2O, अगर सिर्फ H2O है प्योर, तो वो प्योर ही कहलाएगा, मिक्सचर नहीं होना चाहिए बस, है ना. सिर्फ सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए, गैसेस के लिए ऐसा कुछ नहीं है, गैसेस कभी प्योर नहीं होती हमारे पास, है ना. तो Kc जो आएगा वो आएगा PCl3 और Cl2 अपॉन PCl5. और ये सब जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, एक्टिव मास या कॉन्सेंट्रेशन, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन, है ना. कॉन्सेंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर. और भी जगह इसको अप्लाई करके देखते हैं. आपके पास मान लो N2 गैशियस प्लस 3H2 गैशियस इन इक्विलिब्रियम विथ 2NH3 गैशियस अगर है ना. और इसका आपको Kc का एक्सप्रेशन लिखना है. तो लिखो जरा Kc का एक्सप्रेशन. तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 की पावर क्या आएगी, 2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 की पावर 1 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 की पावर 3. वेरी गुड. है ना. अच्छा, अब एक काम करते हैं, प्योर सॉलिड और प्योर सॉलिड्स और गैसेस देखते हैं. अगर मिक्सचर हो जाए गैसेस और सॉलिड्स का तो कैसे. जैसे अब आपके पास आया CaCO3 सॉलिड इन इक्विलिब्रियम विथ CaO सॉलिड और CO2 गैस. इसका आपको Kc का एक्सप्रेशन लिखना है. तरीका तो वही रहेगा बस. सही बात है प्रियांशु, तरीका वही है, बस अपन कहने का जो मेथड है वो बदल गया. कॉन्सेंट्रेशंस कह रहे हैं अपन सबको. तो भाई CO2 तो गैस है, इसकी तो कॉन्सेंट्रेशन लिखनी है. अच्छा, CaO प्योर सॉलिड हो गया तो उसकी जगह 1 आएगा, और CaCO3 प्योर सॉलिड हो गया तो उसकी जगह भी 1 आएगा. तो अल्टीमेटली Kc के एक्सप्रेशन में सिर्फ क्या बचेगा आपके पास, CO2, है ना. तो जो बात मैंने कही थी उसको यूज इस तरीके से करना है. ये जो स्टेटमेंट हमने यहाँ लिखा है इतना लंबा चौड़ा, उसका मतलब बस ये है कि जब भी इक्विलिब्रियम में आपके पास प्योर सॉलिड आ जाते हैं तो उनकी जगह पे आप 1 और 1 रखेंगे जब कॉन्सेंट्रेशन रखने की बात होगी. तो दैट इज हाउ यू राइट द एक्सप्रेशन फॉर Kc. Kc का एक्सप्रेशन लिखते वक्त प्योर सॉलिड्स और प्योर लिक्विड्स की कॉन्सेंट्रेशन की जगह हम यूनिटी रखेंगे 1. मालूम कैसे चलेगा प्योर है कि इम्प्योर. अच्छा, पर अगर तुमको बोला सोडियम अमलगम का अलॉय है तो क्या ये प्योर है, सोच के बताना. नहीं है, है ना. अगर आपको बोला आयरन का रिएक्शन करा दिया O2 के साथ तो क्या ये प्योर है, आयरन प्योर था, प्योर था भाई, आयरन बोला ना उसने. तो
जब कहने वाला कह रहा है कि आयरन का रिएक्शन है तो प्योर ही होगा, हम तो कैसे मान लें कि मिक्सचर है। वो ऐसा कहता कि अब एन अलॉय ऑफ, या ऐसा कहता कि एन अलॉय ऑफ आयरन एंड जिंक, या आयरन एंड कार्बन कह देता, वो मान लो स्टील जो होता है वो आयरन कार्बन निकल वगैरह मिक्स होता है, तो स्टील कह दे अगर, तो वो फिर सैंपल ऑफ, हाँ सैंपल ऑफ कह दे, या फिर तो इम्प्योर हो गया, मिक्सचर हो गया है ना। तो ऐसे पता चलेगा अपने को कि प्योर है कि नहीं है। तो क्वेश्चन में लिख के देगा अपने को, कुछ तो बोलेगा ना वो लिखने वाला, कि गोल्ड का रिएक्शन हो रहा है या अलॉय का रिएक्शन हो रहा है। अलॉयज आर इम्प्योर, है ना, मिक्सचर्स होते हैं अलॉय। ठीक है, और चिंता मत करो, आगे ये भी करेंगे अपन। तो प्योर सॉलिड्स और प्योर लिक्विड्स के लिए है ना, प्योर सॉलिड हुआ या प्योर लिक्विड हुआ तो उसकी जगह वन रखना है। लिखा सबने? ठीक है, अब देखते हैं केपी का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे। सो नंबर वन वाज के सी, सेकेंड विल बी के सबस्क्रिप्ट पी। सेकेंड इज के सबस्क्रिप्ट पी, और इसके ब्रैकेट में लिखना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट in terms of partial pressure। तो उसमें लिखो when partial pressure of gaseous reactants and products are used to write the expression of equilibrium constant। तो जब, हाँ आयुष, तो केपी और केसी का रिलेशन बताया ना एनसीईआरटी में, तो वो करवाऊंगा ना, इसलिए तो बोला था ना प्री रीड करके आना है। एक बार केपी लिख लें, उसके बाद अपन रिलेशन की ही बात करेंगे। तो जब हम पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस कंपोनेंट्स लिखेंगे तो हम उसको केपी कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसका भाई। अच्छा, सॉलिड्स का पार्शियल प्रेशर कुछ होगा क्या? नहीं होगा। तो सॉलिड की जगह पे क्या रखना पड़ेगा अपने को? 1। ठीक है, सॉलिड की जगह पे 1, बिल्कुल सही बात है। एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपको एक रिएक्शन दे दी, तो अभी आपको रिएक्शन दे दी हाफ ऑफ H2 गैशियस प्लस हाफ ऑफ I2 गैशियस इन इक्विलिब्रियम विद HI गैशियस। इसका केपी लिखना है आपको। तो मैं लिख देता हूं, आप लोग भी साथ में लिख लो। पार्शियल प्रेशर ऑफ HI की पावर की पावर 1 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 की पावर हाफ, और पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 की पावर हाफ, बिल्कुल। अच्छा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक प्रॉपर्टी मैं यहाँ डिस्कस भी कर देता हूँ। इसे तो मैं पढ़ाऊंगा आगे, बट डिस्कस कर ही लेते हैं, इतना लिख रहे हैं तो। हाँ, जनरली अपन स्क्वायर ब्रैकेट्स यहाँ लगाते नहीं है, लगाना चाहो तो लगा सकते हो। पार्शियल प्रेशर है, आप स्क्वायर ब्रैकेट्स भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट पार्शियल प्रेशर लिख ही रहे हैं तो विदाउट स्क्वायर ब्रैकेट्स भी चल जाएगा।
विधान वॉइस इज लैगिंग। आई मतलब आई डोंट थिंक सो कि मेरे एंड से लैग होनी चाहिए, बाकी लोगों को आवाज आ रही है क्लियरली? हाँ, तो इट माइट बी देयर इज सम नेटवर्क इशू एट योर एंड, तो उससे हो सकता है ना? अच्छा देखो, बात सुनना ध्यान से, मैंने क्यों आपको बोला। अगर बैलेंसिंग चेंज कर दूं मैं इसी रिएक्शन की, सुनना बात को, अगर मैं इसी रिएक्शन की बैलेंसिंग चेंज कर दूं और आपको लिख दूं H2 गैशियस प्लस I2 गैशियस इन इक्विलिब्रियम विथ 2HI गैशियस, तो इसका जब आप Kp लिखोगे तो वो लिख दूं मैं, समझ तो आ गया होगा कैसे लिखना है, कि पार्शियल प्रेशर ऑफ HI, और अगर आप चाहते हो स्क्वायर ब्रैकेट तो स्क्वायर ब्रैकेट लिख दो, का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 की पावर 1 और पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 की पावर 1। तो बेटा पहला जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा है और ये दूसरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा है, इसमें क्या रिलेशन है? अगर मैं बैलेंसिंग चेंज कर दूं तो क्या इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी क्या? नहीं आएगी ना, नहीं आएगी। अगर मैं इसको Kp1 कह दूं और इसको Kp2 कह दूं, तो क्या Kp1 का स्क्वायर इज इक्वल टू Kp2? इज दिस ट्रू? है ना? तो ये भी पॉइंट आगे लिखवाऊंगा, बट सुन लो ध्यान से, कि अगर किसी रिएक्शन की बैलेंसिंग को आपने किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर भी वही नंबर हो जाता है, तो आपको नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिल जाता है। दिख रहा है? तो बैलेंसिंग भी नहीं बदलेंगे, हमको जो रिएक्शन दी है उसी का के कहेंगे। अगर आपने बैलेंसिंग बदल दी तो के भी बदल जाएगा। तो रिएक्शन को उल्टा करोगे तो भी के बदलेगा, रिएक्शन की बैलेंसिंग बदलोगे तो भी के बदलेगा। यानी रिएक्शन को छेड़ना नहीं है, अपने को जो बोला है उसी रिएक्शन का के लिखा गया है। बैलेंसिंग बदलोगे, रिएक्शन को उल्टा करोगे, रिएक्शन में कुछ भी चेंज करोगे तो के का एक्सप्रेशन बदल जाएगा। बिल्कुल, मतलब बैलेंसिंग क्वेश्चन में आएगी। ठीक है, सही है विधान, डाउट रिजॉल्व हो गया। वही मैं कह रहा हूं ना, तुम हम सारे पॉइंट्स एक एक करके करेंगे कवर, बिल्कुल करेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना, सब तुम्हारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। तो प्रियांशु, कह तो रहा हूं मैं कि मैंने स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाए थे, बट अब सब लोग कह रहे थे सर स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट, तो मैंने कहा यहाँ तुम स्क्वायर ब्रैकेट लगा लो। बट अल्टीमेटली फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हम पार्शियल प्रेशर ही लिख रहे हैं, तो इट डज नॉट मैटर कि स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं, दोनों सही है। ठीक है, चलो एक लास्ट एग्जांपल और लिख लेते हैं। सी NH4HS solid in equilibrium with NH3 gaseous plus H2S gaseous, तो इसका Kp का एक्सप्रेशन क्या बन के आएगा? डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा, सही है अक्षत। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3, अब भाई जैसे ब्रैकेट लगाने और लगा लेना, मैं नॉर्मल ब्रैकेट लगा रहा हूं, इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S अपॉन 1, तो मैं अपॉन भी नहीं लिख रहा हूं, जस्ट दिस। अच्छा, कोई यूनिट बताएगा मेरे को यहाँ Kp की? इस केस के लिए, थर्ड केस के लिए यूनिट क्या आएगी? अगर पार्शियल प्रेशर ATM में है तो यूनिट क्या आएगी? ATM स्क्वायर, है ना? ठीक है। अच्छा, ऊपर वाले में ना, इस केस में भी पार्शियल प्रेशर अगर ATM में था तो क्या यूनिट आएगी? नो यूनिट, है ना? यूनिटलेस हो जाएगा। तो क्या Kp की कोई फिक्स्ड यूनिट है? नहीं है। तो Kp की यूनिट जो है
यूनिट ऑफ केपी जब हम लिखेंगे तो वो आएगा एटीएम की पावर डेल्टा एन जी। अब डेल्टा एन जी क्या है? N3 प्लस N4 माइनस N1 प्लस N2। अब N3 N4 क्या है? स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स और N1 N2 क्या है? N1 N2 एक सेकंड, N3 N4 प्रोडक्ट्स के हैं और N1 N2 रिएक्टेंट्स के हैं। डेल्टा एन जी, ठीक है, डेल्टा एन और जी मैं लिख देता हूं, एन सब्सक्रिप्ट जी। बात समझ में आई? तो प्रोडक्ट के स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट गैसेस के माइनस रिएक्टेंट के स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट गैसेस के। जैसे यहाँ 1 1, तो 1 प्लस 1 माइनस 0, तो ये 2 आ गया। यहाँ था 2, तो एटीएम की पावर 2 माइनस 1 और 1, तो 1 प्लस 1, तो ये आ गया एटीएम की पावर 0। आया समझ? हाँ से मेटल लिक्विड है तो लिक्विड का पार्शियल प्रेशर नहीं होगा। लिक्विड के अगर वेपर बन रहे होंगे तो वेपर का पार्शियल प्रेशर हो सकता है ना? तो वो जब वेपर आएगा तो अपन देख लेंगे। अगर वेपर्स हैं इक्विलिब्रियम में तो वेपर का पार्शियल प्रेशर होगा, लिक्विड का नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल, ओनली गैसेस विल हैव पार्शियल प्रेशर। तो थोड़ा सा काम दे रहा हूं, एक तो ये कि आप यूनिट ऑफ केसी भी इसी तरीके से लिख के देखना कि क्या आती है, और केपी और केसी में रिलेशन कैसे लिखना है जिसने नहीं देखा हो एक बार देख के आना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है अच्छे से। तो गिव इट अ रीड। हम लोग अगले लेक्चर में केपी केसी में रिलेशन, के एक्स और के एन मोल्स और मोल फ्रैक्शन से एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, यही प्री रीड करना है बेटा। और इसके बाद अपन आ जाएंगे अपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और न्यूमेरिकल्स पर। तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जैसे हमने थोड़े न्यूमेरिकल करना स्टार्ट किया है, तो विल स्टार्ट डूइंग अ फ्यू न्यूमेरिकल्स ऑन दिस, राइट? हाँ, चलो तो आज का लेक्चर अपन यहाँ रोक लेते, वी आर ऑलरेडी डन विद आवर क्लास टाइम, है ना?